नमस्कार दोस्तों, मैं हूं रामलाल जांगड़ी। स्वागत कर रहा हूं आपके अपने YouTube चैनल नैनो अकेडमी पे। दोस्तों, आज का अपना वीडियो रहेगा टीचिंग एप्टीट्यूड पे। टीचिंग एप्टीट्यूड से रिलेटिव जितने भी एग्ज़ाम में ये चैप्टर आते हैं तो उनके लिए ये टीचिंग एप्टीट्यूड के प्रश्न हैं, प्रश्नोत्तरी है जो बहुत ही महत्वपूर्ण है और पीछे जितने भी एग्ज़ाम हुए हैं उन एग्ज़ामों में पूछे गए प्रश्न हैं उनको अपन हल करेंगे। तो इसके आज का जो अपना वीडियो है इस मैं 25 प्रश्न मैं लेके आया हूँ आपके सामने। 25 प्रश्न अपन हल करेंगे और फिर आगे अपन धीरे धीरे सारे चैप्टर लेते लेते 25 प्रश्न हल करते हुए अपन अच्छे तरीके से टीचिंग एप्टीट्यूड का पार्ट है वो कंप्लीट करेंगे। तो आइए शुरुआत करते हैं। अपना पहला प्रश्न है टीचिंग एप्टीट्यूड का। तो इसमें देखिए, भय और दंड का प्रभाव बच्चों को अनुशासनहीन बना सकता है, इस कथन से आप। देखिए, जब कक्षा में या फिर विद्यालय में बच्चों को आप भयभीत करेंगे या फिर दंड देंगे तो ये बच्चों को अनुशासनहीन बना सकता है। ये आप बच्चों को क्या बना सकता है? अनुशासनहीन बना सकता है। इस कथन से आप 4 ऑप्शन दे रखे हैं कि आप पूर्ण सहमत है या फिर आंशिक रूप से सहमत है या फिर अनिश्चित है या फिर पूर्ण असहमत है। 4 ऑप्शन में से जो सही ऑप्शन है वो उसका आंसर आपको देना है। तो आप आंसर भी साथ में देते रहिएगा कमेंट बॉक्स में। देखिए, प्रश्न को पहले टीचिंग एप्टीट्यूड का जो पार्ट है इसको हल करते समय थोड़ा सा ध्यान आपको ये रखना है कि जो प्रश्न है उनको 3-4 बार आप रिपीट करिए, पढ़िए, प्रश्न को अच्छे तरीके से समझिए, उसके बाद में इनका आंसर दीजिए। अब देखिए, प्रश्न ये है कि भय और दंड, आप ही लॉजिक लगे अपना कि भय और दंड विद्यार्थी को देंगे तो विद्यार्थी वो कुंठित हो जाएगा और फिर विद्यार्थी को एक अलग रास्ते की ओर दंड या फिर भय वो ले जाएगा। तो विद्यार्थी है वो विद्यालय में या फिर कक्षा में अच्छे तरीके से काम नहीं करेगा और वो अपने कर्तव्य के प्रति विमुख हो जाएगा या फिर टीचर है वो छात्र को जो काम देंगे उन्हें नहीं करेंगे। हो सकता है आपने सुना भी होगा कि किसी छात्र को एक बार मान लिया किसी कारणवश वो कार्य नहीं करके आता और कोई शिक्षक टीचर है उन्हें डांट देता है, तो फिर वो छात्र आगे भी ऐसे ही करना शुरू हो जाता है। बार बार डांट पड़ने की वजह से वो क्या हो जाता है, कुंठित हो जाता है और वो बच्चे को जो छात्र है वो कुंठित होकर के अनुशासनहीन हो जाता है। तो इसका जो आंसर होगा वो है ए, पूर्ण सहमत। इस भय और दंड से बच्चे वो क्या हो जाते हैं, अनुशासनहीन हो जाते हैं। तो इस कथन से अपन पूर्ण रूप से सहमत हैं। बाकी तीनों ऑप्शन है जो कि गलत हैं। हालांकि इसमें जो मार्किंग होती है टीचिंग एप्टीट्यूड के चैप्टर में, प्री एग्जाम होते हैं उसमें 3, 2, 1 और 0 सबसे सही आंसर है उसकी। उनके 3 अंक मिलते हैं। जिन प्रश्न में 3 अंक का होता है जो प्रश्न, उनमें 3 और कोई कम अंक का होता है, मान लिया 2 अंक का होता है, तो उसमें उस हिसाब से मार्किंग होती है। और कुछ एग्जाम में ऐसी मार्किंग न होकर के जो सही है उनके ही नंबर मिलते हैं और बाकी वाले के नहीं मिलते हैं। तो कुछ एग्जाम ऐसे होते हैं जिनमें 3, 2, 1, 0 या फिर 2, 1, -1 ऐसे भी मार्किंग होती है। तो जिस हिसाब से आप जिस एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं उस एग्जाम के हिसाब से मार्किंग होगी। तो पहला प्रश्न था अपना, भय और दंड का प्रभाव बच्चों को अनुशासनहीन बना सकता है, इस कथन से आप पूर्ण रूप से सहमत हैं। अब अपना अगला प्रश्न है, आप विद्यालय में छात्रों में सहयोग की भावना विकसित करने के लिए क्या करेंगे? विद्यालय में बच्चों में सहयोग की भावना विकसित करनी है तो आप क्या करेंगे? तो आप अच्छे तरीके से सोच करके बताइएगा कि 4 ऑप्शन आपके सामने दे रखे हैं, इसमें जो सही ऑप्शन है उनका आपको आंसर देना है। तो देखिए, 4 ऑप्शन अपन पढ़ लेते हैं। पहला ऑप्शन है, इससे संबंधित उदाहरण प्रस्तुत करेंगे। सहयोग की भावना से संबंधित उदाहरण है वो प्रस्तुत करेंगे बच्चों के सामने। उसके बाद में सभी शिक्षक मिलजुल कर कार्य करेंगे, यानी सहयोग की भावना है बच्चों के सामने प्रस्तुत करेंगे, व्यवहारिक रूप से प्रस्तुत करेंगे। उसके बाद में विद्यालय में पाठ्य सहगामी क्रियाओं का आयोजन करेंगे। विद्यालय में पाठ्य सहगामी क्रियाओं का क्या करेंगे? आयोजन करेंगे। और उसके बाद मिलजुल कर कार्य करने के महत्व को बताएंगे। मिलजुल करके कार्य करने के महत्व को क्या करेंगे? बताएंगे। तो इसमें देखिए, तो दोस्तों 4 ऑप्शन दे रखे हैं। 4 ऑप्शन वैसे तो दिख रहे हैं कि चारों के चारों सही है और एक सहयोग की भावना विकसित करने के लिए ये ऑप्शन अपने को बता रहे हैं, लेकिन जो सही ऑप्शन अपना है वो है सी। इसमें देखिए, विद्यालय में पाठ्य सहगामी क्रियाओं का आयोजन करेंगे। अपने विद्यालय में आपने देखा होगा सरकारी विद्यालयों या फिर अन्य विद्यालय, निजी विद्यालय, जिसमें पाठ्य सहगामी क्रियाओं का आयोजन होता है, जिसमें सांस्कृतिक कार्यक्रम और खेलकूद प्रतियोगिताओं, अन्य बहुत सारी प्रतियोगिता होती है जो पाठ्य सहगामी क्रिया से संबंधित होती हैं। और ये छात्रों में क्या करती हैं? सहयोग की भावना विकसित करती हैं और ये आगे जाकर के विद्यार्थी को एक अच्छे तरीके से मोटिवेट करती है।
इसके बाद में अपना अगला प्रश्न रहता है तीसरा क्वेश्चन ये है कि आप परीक्षा के दौरान कक्ष निरीक्षक का कार्य कर रहे हैं और उसमें विद्यालय के प्रधानाचार्य का पुत्र परीक्षा दे रहा है। यदि वह अनुचित कार्य करता है तो आप देखिए, आप विक्षक की ड्यूटी दे रहे हैं एग्जाम हॉल में विक्षक की ड्यूटी दे रहे हैं और उस एग्जाम हॉल में ही आपके प्रधानाचार्य हैं, उनका बेटा है वो परीक्षा दे रहा है और वो अनुचित कार्य कर रहा है। वो क्या कर रहा है? अनुचित कार्य कर रहा है, अन्य नकल से संबंधित काम है वो उस हॉल में कर रहा है। तो उस समय आपकी क्या जिम्मेदारी बनती है? आप किस प्रकार से सोचेंगे कि ये तो एक अपने प्रधानाचार्य के बेटे हैं और उनके साथ में किस प्रकार से आप व्यवहार करेंगे, किस प्रकार से कार्रवाई करेंगे? तो उनसे संबंधित आपसे प्रश्न पूछा गया है। तो देखिए, पहला ऑप्शन है उसकी अनदेखी करेंगे और परिणाम की परवाह किए बिना उसे अनुचित साधन का प्रयोग नहीं करने देंगे और प्रधानाचार्य से परीक्षा के बाद शिकायत करेंगे और उसे रोकने का साहस करेंगे। तो ये 4 ऑप्शन है आपके सामने। आप किस प्रकार से निर्णय लेकर के आप अपनी कौशल का और अपने ड्यूटी का निर्वहन करेंगे? तो देखिए, इसमें सही ऑप्शन आपका होगा भी, परिणाम की परवाह किए बिना उसे अनुचित साधन का प्रयोग नहीं करने देंगे। परिणाम की परवाह किए बिना अनुचित साधन प्रयोग नहीं करने देंगे, ये बी ऑप्शन आपका सही होगा। और उसके बाद में अपना अगला क्वेश्चन रहता है चौथा। इसमें देखिए, सम्मान प्राप्त करने के लिए दूसरों को सम्मान देना अति आवश्यक है, ये उक्ति कहां तक लागू होती है? तो देखिए, एक सम्मान प्राप्त करने के लिए दूसरों को सम्मान देना होता है, ये अति आवश्यक है, ये उक्ति लागू होती है कार्यालयों एवं कार्यस्थलों में, केवल सामाजिक परिस्थितियों में या फिर स्कूलों सहित सभी स्थानों पर समान रूप से, या फिर केवल स्कूलों में। इसमें देखिए, सम्मान प्राप्त करने के लिए दूसरों को क्या देना पड़ता है? सम्मान देना पड़ता है, ये अति आवश्यक है, ये उक्ति लागू होती है। तो यहाँ पे इसमें सही उत्तर होगा आपका स्कूलों सहित सभी स्थानों पर समान रूप से, स्कूलों सहित सभी स्थानों पर समान रूप से ये उक्ति लागू होती है। उसके बाद में अपना अगला प्रश्न रहता है 5वां। शिक्षकों के चयन में चयन बोर्ड को प्राथमिकता देनी चाहिए। शिक्षकों का जो चयन करते हैं और चयन बोर्ड होता है उनको प्राथमिकता देनी चाहिए। कैसे शिक्षकों का चयन करना चाहिए? तो देखिए, इसमें 4 ऑप्शन आपके सामने हैं। पिछड़ी जाति के लोगों को, या फिर अल्पसंख्यक समुदाय के लोगों को, और सभी वर्गों के लोगों को उनकी योग्यता एवं अभिवृत्ति के आधार पर, या फिर महिलाओं को। अब देखिए, जो शिक्षक बोर्ड होता है, चयन बोर्ड होता है, उसको किस हिसाब से शिक्षक चयन में प्राथमिकता देनी चाहिए? 4 ऑप्शन आपके सामने दे रखे हैं। 4 ऑप्शन में से जो सही ऑप्शन है उनका आपको चयन करना है। तो देखिए, पहला था पिछड़ी जाति के लोगों को, और दूसरा है अल्पसंख्यक समुदाय के लोगों को, और सभी वर्गों के लोगों को उनके योग्यताओं अभिवृत्ति के आधार पर। तो सही ऑप्शन इसमें आपका होगा सी, सभी वर्गों के लोगों को उनकी योग्यता एवं अभिवृत्ति के आधार पर उन्हें आरक्षण है वो मिलना चाहिए। उसके बाद में अगला प्रश्न अपना रहता है छठा प्रश्न अपना। इसमें देखिए, यदि कोई छात्र ईमानदारी पूर्वक कार्य नहीं करे तो आप क्या करेंगे? यदि कोई छात्र है वो ईमानदारी पूर्वक कार्य नहीं करे तो फिर आप क्या करेंगे? तो इसमें देखिए, ईमानदारी छात्रों को पुरस्कृत करके उसे शर्मिंदा करेंगे और छात्र की अभिभावक को सूचित करेंगे, सख्त दंड देकर उसे ईमानदारी पूर्वक कार्य करने के लिए बाध्य करेंगे, या फिर ईमानदारी सर्वोत्तम नीति है उसे बतलाएंगे। अब देखिए, कोई छात्र है वो ईमानदारी पूर्वक कार्य नहीं कर रहा है तो इसके लिए आप क्या करेंगे? तो इसके लिए आप जो 4 ऑप्शन दे रखे हैं इनमें आपको सही ऑप्शन का चयन करना है। सही ऑप्शन इसमें आपका होगा ईमानदारी सर्वोत्तम नीति है उसे बतलाएंगे। बाकी वाले ऑप्शन उन पर अपन गौर करते हैं। ईमानदारी जो छात्र ईमानदार है उनको पुरस्कृत करके उनको जो ईमानदारी पूर्वक कार्य नहीं करा उनको शर्मिंदा करेंगे। तो उनको शर्मिंदा करेंगे तो वो बच्चा है वो कुंठित हो जाएगा। तो ये ऑप्शन है वो यहाँ गलत हो जाता है। उसके बाद में छात्र के अभिभावक को सूचित करेंगे। यह छात्र और अभिभावक, जो छात्र से संबंधित ईमानदारी का प्रश्न है तो अभिभावक है वो द्वितीय तृतीय स्थान पर रहता है। उसके बाद में सख्त दंड देकर, पहला प्रश्न ही आपने पढ़ा था कि दंड या फिर भय से बच्चे में क्या हो जाती है? अनुशासनहीन हो जाता बच्चा। तो डी ऑप्शन अपना सही रहता है, ईमानदारी सर्वोत्तम नीति है उसे बतलाएंगे। उसके बाद में अपना अगला प्रश्न रहता है 7वां। समाज में छात्रों की भागीदारी किस प्रकार की वांछनीय है? आपका विचार है। देखिए, समाज आपके हिसाब से समाज में जो छात्र है उनकी भागीदारी किस प्रकार से वांछनीय है, इसके बारे में आपकी क्या विचार है? तो देखिए, पहला है परस्पर सहयोग की आकांक्षा, और उसके बाद में रचनात्मक सहयोग की भावना, या फिर अनुदेशात्मक सहयोग की भावना, क्रियाशीलात्मक सहयोग की भावना।
ये 4 ऑप्शन है, इसमें सही ऑप्शन का चयन आपको करना है। तो इसमें देखिए परस्पर सहयोग की आकांक्षा की भावना समाज में हमेशा भागीदारी की अवांछनीय रहती है प्रत्येक छात्र से। उसके बाद में अगला प्रश्न अपना 8वां है। इसमें देखिए किसी कार्य योजना को बनाते समय बहुत सी बातों को तब की तब सोची जाएगी, उक्ति पर छोड़ा जाता है। इस पर आप क्या सोचते हैं? देखिए कोई भी अपन कार्य करते हैं तो उससे पहले कार्य योजना बनाते हैं। अपन विद्यालय में जाते हैं, कक्षा में जाते हैं तो उससे पहले भी दैनिक पाठ योजना बनाते हैं और वार्षिक साप्ताहिक योजना और वार्षिक योजना भी बनाई जाती है। तो उसके बाद में कुछ साथी ऐसे होते हैं जो योजना बनाते समय कुछ समस्याएं होती है उनको छोड़ देते हैं कि जब ये समस्या हमारे सामने आएगी तब देखा जाएगा। तो योजना बनाते समय इनमें जो 4-5 विचार दे रखे हैं, इनमें ये किस प्रकार के विचार हो सकते हैं? तो देखिए एक निराशावादी विचार, एक मूर्खतापूर्ण विचार, एक श्रेष्ठतम विचार, एक आशावादी विचार। इनमें से जो साथी ऐसे छोड़ देते हैं कि बाद का बाद में देखा जाएगा, तो इनमें किस प्रकार की विचारधारा से संबंध रखने वाले हैं? तो इसमें जो बी ऑप्शन है ये एक मूर्खतापूर्ण विचार है और ये जो जिस प्रकार की सोच है वो मूर्खतापूर्ण विचार से प्रेरित है। उसके बाद में अगला प्रश्न है, असामाजिक लोगों के साथ आपका व्यवहार कैसा होना चाहिए? आप विद्यालय में जाएंगे तो आपके साथ में ऐसे विद्यार्थी भी मिलेंगे आपके कक्षा में जिनका सामाजिकरण हो रहा होता है या फिर सामाजिकरण नहीं हुआ है, तो ऐसे भी आपको छात्र मिलेंगे। तो और भी लोग आपको बहुत सारे मिलेंगे, समाज समुदाय के लोग भी आपको मिलेंगे, तो उनके साथ में आपका व्यवहार कैसा होना चाहिए? तो देखिए मिलनसार के रूप में, सुधारक के रूप में, आलोचक के रूप में या फिर सामान्य के रूप में। उसके तो सही उत्तर अपना होगा सुधारक के रूप में। देखिए जो आप जिनसे मिल रहे हैं एक शिक्षक के रूप में आपका उनके साथ में व्यवहार हमेशा सुधारक के रूप में होना चाहिए। शिक्षक हमेशा क्या करता है, सुधार की भावना रख करके सभी के साथ में एक सुधारक की भावना के रूप में व्यवहार करता है। उसके बाद में अपना अगला प्रश्न रहता है 10वां, आपके अनुसार प्राथमिक स्तर पर किस प्रकार सह शिक्षा लाभप्रद है? आपके अनुसार जो प्राथमिक स्तर पर किस प्रकार जो सह शिक्षा है वो लाभप्रद होती है, सह शिक्षा होती है वो लाभप्रद होती है। एक साथ में बहुत सारे विद्यार्थी क्रिया करते हैं। तो 4 ऑप्शन है, बच्चों में समानता का विकास होता है और बच्चों का विचार उत्तम हो जाता है और बच्चों का सर्वांगीण विकास होता है और बच्चों को एक साथ पढ़ने में रुचि होती है। तो इसमें जो सही उत्तर है वो है बच्चों में समानता का विकास होता है। सह शिक्षा यानी बहुत सारे विद्यार्थी एक साथ में ग्रुप स्टडी भी करते हैं, साथ में एक ही टॉपिक को लेकर या फिर अलग अलग समूह बनाकर एक ही एज ग्रुप के विद्यार्थी साथ में रहकर के पढ़ाई करते हैं जिन्हें शिक्षा दी जाती है। तो इसमें बच्चों में समानता की भावनाएं विकसित हो जाती हैं और ये ए ऑप्शन है इसमें सही होगा। उसके बाद में अपना अगला प्रश्न रहता है 11वां प्रश्न देखिए आप, यदि कोई छात्र अपनी आशा से कम अंक प्राप्त करता है तो उसे आप क्या कह करके सांत्वना देंगे? कोई छात्र है वो उनको आशा है कि मैं इतने अंक प्राप्त कर लूंगा लेकिन वो उतने अंक प्राप्त नहीं कर पाता है, तो उन्हें आप क्या कह करके सांत्वना देंगे? तो हो सकता है तुम्हारे उत्तर है वो अति विचित्र होने के कारण परीक्षक को समझ में न आए हो, या फिर परीक्षा में कम अंक मिलने के पीछे परीक्षक की लापरवाही भी हो सकती है और तुम्हें अपने परिश्रम में विश्वास रखना चाहिए। ये सभी इसमें देखिए कोई छात्र है वो प्रतिभाशाली है लेकिन उसे अंक प्राप्त कम हुए हैं एग्जाम में, तो फिर उन्हें आप किस प्रकार से सांत्वना देंगे? तो देखिए इसमें जो सही उत्तर है वो है आपका सी, तुम्हें अपने परिश्रम पर विश्वास रखना चाहिए। ऐसे करके उस छात्र को प्रेरित करेंगे, सांत्वना देंगे। उसके बाद में 12वां प्रश्न आपका आता है, कभी कभी बहुत विद्वान व्यक्ति भी अच्छा शिक्षक नहीं बन पाता है, इसका संभावित कारण हो सकता है। कभी कभी बहुत सारे विद्वान व्यक्ति भी अच्छा शिक्षक है वो नहीं बन पाते, इनका क्या कारण हो सकता है? तो इसमें देखिए 4 ऑप्शन आपके सामने दे रखे हैं। विद्वान का दुरुपयोग, शिक्षण कौशल में परिपक्व न होना और कक्षा में सूचना संप्रेषित करते समय छात्रों के स्तर को ध्यान में न रखना, बी और सी। तो इसमें जो डी ऑप्शन है वो सही है। इसमें शिक्षण कौशल में परिपक्व न होना और कक्षा में सूचना संप्रेषित करते समय छात्रों के स्तर को ध्यान में न रखना, ये दोनों महत्वपूर्ण कौशल है। क्योंकि आप कोई भी व्यक्ति कितना ही विद्वान क्यों ना हो, अपने सब्जेक्ट के प्रति, अपने विषय के प्रति कितना ही ज्ञान क्यों ना रखता हो, लेकिन वो अपने शिक्षण कौशल, जिनको शिक्षण कौशल के बारे में ज्ञान नहीं है और सूचना संप्रेषण करते समय जो कक्षा में विभिन्न प्रकार के छात्र, विभिन्न बुद्धि लब्धि के छात्र होते हैं, उनका ध्यान नहीं रखते हैं, तो ये अपने इसमें जो एक अच्छा शिक्षक है वो नहीं बन पाता है। तो इसमें बी और डी ऑप्शन है वो सही है, बी और सी ऑप्शन इसमें सही होंगे। उसके बाद तो अपना प्रश्न है, भारतीय समाज में नैतिकता के ह्रास का प्रमुख कारण है।
भारतीय समाज में आपने देखा होगा, सुना होगा, पढ़ा होगा, बहुत सारे विद्वान रिपोर्ट भी पेश करते हैं कि भारतीय समाज में जो नैतिकता का ह्रास हो रहा है, कहीं ना कहीं उसमें अपनी जो शिक्षा व्यवस्था है उसमें भी कमी रही है, जिनकी वजह से भारतीय समाज में नैतिकता का ह्रास हो रहा है। तो इसमें 4 प्रकार के ऑप्शन आपके सामने दे रखे हैं। इसमें देखिए, अध्यापकों का अपना दायित्व निर्वहन न करना, न निभाना, अवैज्ञानिक मान्यताएं और भौतिकवादी दृष्टि और समय के पीछे भागना, ये 4 ऑप्शन दे रखे हैं जो कि भारतीय समाज में नैतिकता के ह्रास का प्रमुख कारण है। इनमें से एक आपको चयन करके उत्तर देना है। तो देखिए, इनका सही उत्तर है वो दे दीजिए आप। इसमें जो सही उत्तर है वो अपना है उत्तर ऑप्शन ए, अध्यापकों का अपना दायित्व न निभाना, क्योंकि हो सकता है कोई प्रशासकीय कार्य भी हो सकता है जिनकी वजह से वो अपना दायित्व नहीं निभा पाते, और कुछ गुरुजन ऐसे भी होते हैं जो अपना ईमानदारी से कर्तव्य निर्वहन नहीं करते हैं। उसके बाद में अगला प्रश्न अपना 14वां रहता है। इसमें देखिए, उसी शिक्षक को समाज में वास्तविक मान सम्मान मिलना चाहिए जो छात्रों में अति लोकप्रिय हो, बहुत विद्वान हो या फिर अच्छे परीक्षाफल देने को महत्व देता हो, अपने पद के दायित्व का निर्वहन ईमानदारी और निष्ठापूर्वक से करता हो। कौन से शिक्षक को समाज में मान सम्मान मिलना चाहिए? तो छात्रों में अति लोकप्रिय हो या फिर बहुत विद्वान हो, अच्छे परीक्षाफल देने वाला हो या फिर अपने पद के दायित्व का निर्वहन ईमानदारी और निष्ठा से करता हो। तो ईमानदारी और निष्ठा से जो अपने पद का निर्वहन करता है उसी को हमेशा समाज में मान सम्मान मिलना चाहिए। तो ये डी ऑप्शन इसमें सही है। उसके बाद में अपना अगला प्रश्न रहता है 15वां। इसमें देखिए, परीक्षाओं में अनुचित साधनों के प्रयोग का मूल कारण क्या है? परीक्षा में छात्र है वो अनुचित साधन का प्रयोग क्यों करते हैं, तो इनका मूल कारण क्या है? तो देखिए, परीक्षा व्यवस्था का दोषपूर्ण होना और नैतिक मूल्यों का ह्रास होना, और सी ऑप्शन है ए और बी दोनों होते हैं। इसमें जो परीक्षा व्यवस्था है वो परीक्षा सिस्टम है वो थोड़ा सा दोषपूर्ण है, और उसके बाद में नैतिक मूल्यों का ह्रास होने की वजह से ये दोनों ऑप्शन सही है, और सी उत्तर इसमें सही होगा। उसके बाद में अपना अगला प्रश्न रहता है 16वां। इसमें देखिए, यदि आपका लेख आपका कोई अन्य साथी अध्यापक अपने नाम से प्रकाशित करा देता है तो आप उसे देखिए, आपके द्वारा मेहनत करके काफ़ी समय के बाद में आपने एक लेख लिखा और काफ़ी दिन लगे, मेहनत की, और उस लेख को जब आपने पूर्ण किया और पूर्ण करने के बाद में आपका कोई साथी शिक्षक है वो अपने नाम से प्रकाशित करवा देता है, तो आप क्या करेंगे? आपका क्या उनके प्रति रवैया होगा? तो उसे देखिए, उसे क्षमा कर देंगे और प्रकाशक को कानूनी नोटिस के द्वारा सूचित करेंगे और उसे बुला करके बात करेंगे, या फिर हम बात पर ध्यान नहीं देंगे। तो इसमें जो प्रकाशक है, जिन प्रकाशक से ये लेख है वो प्रकाशित हुआ है, उन्हें नोटिस दे करके सूचित करेंगे कि आपने हमारा जो मेरे द्वारा लिखा हुआ मेरी निजी संपत्ति है, लेख है, वो आपने प्रकाशित किया है, और उन्हें आप नोटिस के माध्यम से क्या करेंगे? सूचित करेंगे। उसके बाद में अपना अगला प्रश्न है 17वां। इसमें देखिए, अध्यापक को अपने उस छात्र पर गर्व करना चाहिए जो यदि शिक्षक न बन जाए तो समर्पण के साथ छात्रों के हित के लिए सदैव प्रयासरत रहे, अनैतिकता के प्रति शांतिपूर्ण विरोध दर्शाएं और अपने जीवन के आदर्शों पर अडिग रहे। ये सभी देखिए, अध्यापक को उस छात्र पर गर्व करना चाहिए जो छात्र इन चारों में ऑप्शन दे रखे हैं, इनमें से कौन सा काम करता है उनसे संबंधित। तो देखिए, यदि शिक्षक बन जाए तो समर्पण के साथ छात्रों के हित के लिए सदैव क्या करे? कार्य करे, ये भी सही है। उसके बाद में अनैतिकता के प्रति शांतिपूर्ण विरोध दर्शाए। शांतिपूर्ण विरोध दर्शाए किसके प्रति? अनैतिकता के प्रति, यह भी सही है। उसके बाद में अपने जीवन के आदर्शों पर अडिग रहे, और जीवन के आदर्शों पर अडिग रहे, यानी ये तीनों ऑप्शन क्या है? सही है। तो इसमें उत्तर है वो डी सही होगा। उसके बाद में अपना अगला प्रश्न रहता है, एक शिक्षक का निजी जीवन कैसा होना चाहिए? पद की गरिमा के अनुरूप होना चाहिए या फिर अति गंभीर और दिखावापूर्ण होना चाहिए? चाहे जैसा हो, इससे अंतर नहीं पड़ता, स्कूल के मानक के अनुरूप होना चाहिए। एक शिक्षक का निजी जीवन है वो कैसा होना चाहिए? तो पद की गरिमा के अनुरूप ही होना चाहिए। जिस प्रकार से शिक्षक का पद है वो गरिमापूर्ण पद होता है, उसके अनुसार शिक्षक का निजी जीवन है वो होना चाहिए। उसके बाद में 19वां प्रश्न है, शिक्षक अभिरुचि का एक महत्वपूर्ण पहलू यह भी है, शिक्षण अभिरुचि का एक महत्वपूर्ण पहलू यह भी है कि शिक्षण को छात्र उन्मुख बनाने की क्षमता, या फिर छात्रों की क्रियाशीलता पर अंकुश लगाने की क्षमता, या फिर शिक्षण को रोजगार उन्मुक्त बनाने की क्षमता, ये सभी। अब देखिए, शिक्षण अभिरुचि पढ़ाने से संबंधित कौशल है वो एक शिक्षक में होना चाहिए, तो ये एक महत्वपूर्ण पहलू है इसका भी। तो देखिए, पहला तो है छात्र को उन्मुक्त बनाने की क्षमता, और दूसरा ऑप्शन देखिए आप भी, छात्रों को अक्रियाशीलता पर अंकुश लगाने की क्षमता। तो इसमें जो बी है वो सही होगा, बी ऑप्शन है वो सही होगा। छात्रों की क्रियाशीलता पर अंकुश, जो छात्र है कक्षा में